हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ फिर से सभी लोगों का जो लगातार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। और आज के लाइव एपिसोड में मैं आपको कुछ बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही चटपटी खबरें बताने वाली हूँ, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर में हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है और हमारी सरकारें क्या कर रही है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रघुराम राजन जी, जो हमारे देश के फॉर्मर गवर्नर थे, उन्होंने बोला है कि जो हमारे यहाँ के नौकरशाह है और मोदी गवर्नमेंट के नौकरशाह स्पेशली, और सरकार को डरने की ज़रूरत है, क्योंकि जीडीपी जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, जिसकी रिकवरी जो है 2022 तक पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि देश की जो कमाई है उसमें 8 लाख करोड़ का घाटा है। जी हाँ, अगर हम देखें मोटे तौर पे तो हमारे देश की कमाई में 8 लाख करोड़ का घाटा है। और मोदी सरकार और नौकरशाहों को सचमुच में डरने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारी देश की जीडीपी जो इस तरह से 23.9% का गोता मतलब लगभग -24% का गोता हमारे देश की जीडीपी ने लगाया है। जहाँ पर वहीं पर दूसरी तरफ हमारी मोदी सरकारें जो है, मोदी सरकार और मोदी सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कुछ अमीरों की जेब भरने में लगे हैं। लेकिन अमीरों की जेब भरने से, मैं आपको बता दूं कि किसी भी अमीर की जेब भरने से देश की जीडीपी जो है इम्प्रूव नहीं होती है। देश की जीडीपी इम्प्रूव होती है गरीबों की जेब में पैसे डालने से, गरीबों को नौकरियां प्रोवाइड करने से, गरीबों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने से। अमीरों की जो है सिर्फ तरफदारी करने से, अमीरों के बैंक अकाउंट भरने से कभी भी हमारे देश की जीडीपी जो है नहीं बढ़ सकती, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का मानना है। विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि जो ये कॉन्ट्रैक्शन है हमारे यहाँ पर, इसके संकेत जो है रघुराम राजन जी ने जो पिछले साल में ही दे दिए थे। आरबीआई ने पिछले साल में इशारों में कहा था कि हमारे देश की जीडीपी जो है वो अब डेफिनेटली माइनस में आएगी। और जब अगली जीडीपी के आंकड़े आएंगे, अगली क्वार्टर के आंकड़े आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि जब अगले क्वार्टर के आंकड़े आएंगे तो वो बहुत ही गिरे हुए आंकड़े रहेंगे, बहुत ही डिग्रेड हो चुकी हमारी इकोनॉमी, डीग्रोथ हो चुका है इकोनॉमी का। इस तरह से उन्होंने कहा था, आरबीआई ने काफ़ी बार चेताया। उसके बाद में रघुराम राजन जी है, हमारे यहाँ पे मनमोहन सिंह जी, हमारे जो फॉर्मर पीएम है, उन्होंने बताया था कि जीडीपी और इकोनॉमी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ पर जो आगे आने वाली जीडीपी है के रिजल्ट है, जो अगले 2 क्वार्टर के और हमारे यहाँ पे जीडीपी के रिजल्ट है, उनके भी नेगेटिव में आने के आसार हैं। जब तक सरकार गरीबों की पॉकेट तक पैसा नहीं पहुंचाती, जब तक सरकार जैसे कृषि सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनकी बेहतरी के लिए अगर सरकार काम नहीं करती है, अगर सरकार इन सारे सेक्टर्स की बेहतरी के लिए काम नहीं कर पाएगी, तो डेफिनेटली जीडीपी जो है आगे आने वाले 3 सालों तक पॉजिटिव में आना मुश्किल है। 2022 तक शायद हम एक सतह पे आ जाए। जो अभी गड्ढा ये खुदा हुआ है, इस गड्ढे की वी शेप रिकवरी जो है वो सिर्फ गरीबों की मदद करने से पॉसिबल है। वो सिर्फ गरीबों को जॉब देने से पॉसिबल है, गरीबों को रोजगार देने से पॉसिबल है, गरीबों की जेब में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने से ही पॉसिबल है। अगर मोदी सरकार चाहेगी कि वो टाटा, अंबानीज या कुछ गिने चुने जो उद्योग घराने हैं, उनको अगर फायदा पहुंचा रही है। अक्षय कुमार जी ने अब पबजी का नया वर्जन फौजी लॉन्च कर दिया है, जिसका 20% जो है रक्षा मंत्रालय में जाएगा। 20% जो है हमारे देश की रक्षा मंत्रालय की जो एक तरीके से राहत कोष है उसमें जाएगा। तो इस तरीके से नई नई जो पॉलिसीज है, नए नए पैसे कमाने के जो तरीके हैं, वो पहले से ही कुछ चुनिंदा लोगों को पता चल जाते हैं, और वो पहले ही अपनी तैयारी करके बैठे होते हैं, पहले से अपना जो माइंड सेट करके बैठे होते हैं, सारी तैयारियां करके बैठे होते हैं, और फौरन उन तक जो है फ़ायदा ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे पबजी को बैन हुए 2 दिन नहीं हुए, कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कई माँ बाप जो है कंप्लेंट्स कर रहे हैं। ट्विटर पे इतना ट्रेंडिंग चल रहा था। हमारे यहाँ पे जो चाइना का टोटल आंकड़ा है, उसमें हमारे यहाँ पर देखते हैं 17 करोड़ जो है लोगों ने पबजी को डाउनलोड किया था, और 5.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो है पबजी के बुरी तरह से एडिक्टेड थे। पबजी गेम जो बंद होने के बाद में अक्षय कुमार साहब, हमारे जो बीजेपी के बड़े करीबी माने जाते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ आप
समझिए बात को कि ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञ बताते हैं, टेलीविजन एंकर बताते हैं। और आपको पता होगा 2019 के इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने मोदी जी का इंटरव्यू भी लिया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि आप आम कैसे खाते हैं, आप थकते नहीं हैं क्या, आप क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, इतना काम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी। जो अक्षय कुमार ने उनसे एक इनफॉर्मल इंटरव्यू के तहत पूछा था, और फिर मोदी जी ने बड़े प्यार से मुस्कुरा के उसके जवाब भी दिए थे। तो अक्षय कुमार साहब वही अक्षय कुमार साहब हैं जो पबजी गेम के बैन होने के 2 दिन के अंदर अंदर एक फौजी करके ऐप लेकर आएंगे, और फौजी ऐप जो है वो बच्चों को फिर से एडिक्ट करेगा, उनके स्टडीज़ पे फिर से असर डालेगा। मगर ठीक है, थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे। और इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से पबजी की नकल ही है, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे हिस्से जो है इसमें पबजी की नकल करके इसमें लिए गए हैं। और इसमें एक गालवान का सिनेरियो है, हमारी गालवान घाटी में जो 15 जून को जो झड़प हुई थी, तो गालवान घाटी में किस तरह से सैनिक लड़े हैं उसका एक जिक्र किया हुआ है। और गालवान घाटी में सैनिकों के लड़ने का भी उसमें एक मजाक बनाया गया एक तरीके से पैसे कमाने के लिए। और इस तरह से इसको एक कॉपीड गेम कह सकते हैं हम लोग, जो पबजी का कॉपीड गेम, कॉपीड वर्जन हम उसको पबजी का कह सकते हैं। और एक तरीके से हम इसको देखते हैं कि ये अक्टूबर एंड में ये जो लॉन्च होने वाला है, जिसकी घोषणा की है बीजेपी ने अभी कि अक्षय कुमार इस तरह का गेम लॉन्च कर रहे हैं। तो ठीक है, शायद इलेक्शंस को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में सारे बच्चे जो है खुश हो जाएंगे, और पेरेंट्स जाके बिहार में और उड़ीसा में और जहाँ जहाँ इलेक्शन है, महाराष्ट्र में कह रही हूँ मैं, मध्य प्रदेश में और भी कई जगहों पे, राजस्थान में जाके बच्चों की खुशी की वजह से बीजेपी को शायद पेरेंट्स वोट करके आएंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। इसीलिए इसको अक्टूबर में रिलीज़ किया जा रहा है। और आपको पता ही है कंगना रनावत बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। और आपको पता है जो भी बीजेपी के भरोसे रहता है, जो भी बीजेपी के नाटक में शामिल होता है, जो भी बीजेपी के तमाशे का हिस्सा बनता है, और जो भी बीजेपी से संगति करता है, दोस्ती करता है, प्यार मोहब्बत करता है, वो फालतू की बयानबाजी करने लगता है। आपने देखा है बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता जो है शर्ट पे, चश्मे पे और अलग अलग धर्मों पे, अलग अलग विचारों पे और फिलोसॉफीज पे, और गोडसे को भी जो है देशभक्त बताते हैं। और बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता फालतू की बयानबाजी करते हैं। बीजेपी में आते ही लोगों का एकदम वो शेर खान वाला एक रुख सामने आ जाता है, और शेर खान वाले रुख में जो है बीजेपी के प्रवक्ता बातचीत करते हैं। और इस बार भी जो हमारी कंगना रनावत जी है, जिनको आप शेरनी कहते हैं, जिनको आप क्वीन कहते हैं, क्या किसी शेरनी को Y+ सिक्योरिटी देनी चाहिए, या किसी शेरनी को Y+ सिक्योरिटी 11 कमांडोज जिसका खर्चा करीब 11 लाख रुपए होता है, तो इस तरह की सिक्योरिटी क्या देनी चाहिए इस तरह की शेरनी को? क्या सच्ची में 11 लाख रुपए खर्चे किए जाने चाहिए? तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी शेरनी को 11 लाख रुपए खर्चा करके इस तरह से 11 कमांडो वाली, जो मतलब देश के जो टॉप 15 सिक्योरिटी वालों को दी जाती, जो सिक्योरिटी दी जाती है Y+, देश के टॉप 15 चीफ जस्टिस को दी जाती है, इस तरह की सिक्योरिटी जो है टॉप 15 लोगों को दी जाने वाली सिक्योरिटी जो है, अब वो कंगना रनावत जी को दी जाएगी। किस लिए दी जाएगी इसके बारे में अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि उन्होंने मुंबई को POK कह दिया, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो उन्होंने कंगना रनावत ने कह दिया। और ऐसा कहते ही संजय राउत जो है उन्होंने बुरी तरह से क्रिटिसिज्म किया है, और एक तू मैमे वाला जो सीन है संजय राउत और कंगना रनावत के बीच में हो गया। और संजय राउत जो है कंगना रनावत से बुरी तरह से चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि कंगना को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए, मनोरोग विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए, और कंगना रनावत को मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनकी मदद करने को तैयार है, उनका इलाज कराने को तैयार है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है कंगना रनावत को की मानसिक बीमारी को दूर करेगी, क्योंकि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है, जो जो मेंटली हेल्दी है, वो इस तरह की बातें नहीं करेगा कि जहाँ पर जिस शहर ने उसको इज्जत दी है, शोहरत दी है, पैसा दिया है, उसी शहर को वो पीओके कहेगी। उसी शहर की पुलिस जो इतनी कोऑपरेटिव पुलिस है, मीरा चोपड़ा ने भी पुलिस की बहुत तारीफ की है अपने ट्वीट्स में आज। उसके बाद में मीरा चोपड़ा एक एक्ट्रेस है, उसके बाद में उर्मिला मातोंडकर जी एक्ट्रेस है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा भर्त्सना की है, कंगना रनावत की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा है कि अगर आपको इस शहर ने आपको शोहरत दी है और आपको एक मुकाम दिया है, एक नीश दिया है, तो आपको मुंबई की पुलिस की जो है इस तरह से आलोचना नहीं करनी चाहिए, इस तरह से मुंबई की पुलिस पर एक आरोप नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई की जो पुलिस है वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी सिंसियर पुलिस जो है मुंबई की है। उसके बाद में रेणुका शहाणे ने भी जो है कंगना रनावत को एहसान फरामोश बताया कि कंगना रनावत एहसान फरामोश है, और अनुभव सिन्हा ने भी ऐसा ही कुछ कंगना रनावत से कहा है कि वो मुंबई के बारे में पीओके कम से कम ना कहे मुंबई को। मुंबई पीओके नहीं है, मुंबई बहुत सुरक्षित है, मुंबई की पुलिस 24/7 काम करती रहती है, मुंबई की पुलिस बहुत हेल्पफुल है, पब्लिक की बहुत हेल्प करती है, और मुंबई की पुलिस जो है बहुत सिंसियर है। और कंगना रनावत को ये बीजेपी के साथ में मिलकर पता नहीं क्या हो गया है। उसके बाद में हम सोनू सूद का देखते हैं कि उन्होंने कंगना रनावत के लिए डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सलामी दोगे तो सलामी मिलेगी। तो आप इस तरह से सारे जो एक्टर्स हैं वो कंगना रनावत की बुराई कर रहे हैं, मगर गृह मंत्रालय बहुत खुश है कि कंगना रनावत जो है देश की जीडीपी जो -23.9% मतलब -24% का गोता लगा चुकी है हमारे देश की जीडीपी, उससे लोगों का ध्यान खींच के अपनी तरफ लगा रही। क्योंकि अभी आपको पता है कि बीजेपी के नेताओं ने इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, जो हमारे यहाँ की इतनी सारी सरकारी एजेंसीज हैं, उन्होंने इतनी मशक्कत कर ली, इतनी मेहनत कर ली, लेकिन उनको सुशांत सिंह के केस में कुछ हाथ लगते नजर नहीं आ रहा है। तो सब लोग बहुत परेशान है कि अब जब इतने सारे एजेंसीज यहाँ पे एनसीबी लग गया, जहाँ पर ईडी लग गया, सीबीआई लग गया, पुलिस लगी हुई है, सब कोर्ट सब कुछ लगा हुआ है, उसके बावजूद भी कुछ भी केस में निकल के नहीं आ रहा है। और केस को एक जो नशेड़ी टर्न दे दिया है नशेड़ी एंकरों ने। आप देखिए अर्नब गोस्वामी तो बिल्कुल जज बना हुआ है, पागल हुआ जा रहा है, एकदम पागलों की तरह जोर जोर से रावणों की तरह हंस रहा है और पागल हुआ जा रहा है। और लोग कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी एक बार रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू ले ले, जैसे अर्नब गोस्वामी कोई बहुत बड़ा चीफ जस्टिस हो कहीं का, और रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़ी कोई क्वीन एलिजाबेथ टाइप की है, जिसको मतलब इस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ बेवकूफ़ अंधभक्त जो है इस तरह का ट्रेंड चला रहे थे, जो वही अंधभक्त हैं जो रिपब्लिक टीवी को सपोर्ट करते हैं, और रिपब्लिक टीवी उनकी वजह से टीआरपी में नंबर 1 हो गया है। और अभी आपको पता ही है रिपब्लिक टीवी में गाली गलोच ये वो मतलब किस तरह की हरकतें चल रही है, आप लोगों से छुपा नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस तरह के टीवी शोज़ और इस तरह के जो गाली गलोच वाले शोज लोग चला रहे, इसको आप मत देखिए, क्योंकि इससे देखने से आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपके बच्चों की तमीज खत्म हो जाएगी, आपके घर का माहौल खराब हो जाएगा, आपके बच्चे जो है अपने आप को इंडिया में रहने पर जो है एक अभागा महसूस करेंगे, अनफॉर्चुनेट महसूस करेंगे कि वो इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडिया के सिटीजन्स हैं। तो आप इस तरह के टीवी चैनल्स ना चलाइए। और वैसे भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि किस तरह से देश में चल रहा है, तो आई गिव यू द डिटेल डिस्क्रिप्शन। लेकिन फिर गृह मंत्री जी ने क्या किया? गृह मंत्री जी ने कंगना को Y+ सिक्योरिटी दे दी। क्या एक शेरनी को Y+ सिक्योरिटी की जरूरत है? और जो क्वीन कही जाती है उनको किसी भी जगह पे जहाँ पर वो रह रही है उसको दुश्मन की जगह बताने की, क्वीन अपनी ही जगह को, जहाँ पर कोई क्वीन रह रही है वो क्वीन अपनी ही जगह को, अपनी ही रियासत को, वो क्वीन अपनी ही वर्क प्लेस को, जहाँ वो काम करती है, वो क्वीन अपने ही क्षेत्र को कैसे पीओके या किसी दुश्मन की जगह बता सकती है? तो ये बड़ी समझने वाली बात है जो आप सभी लोगों को समझनी होगी कि अगर मुंबई पाकिस्तान है तो फिर कंगना रनावत यहाँ पर काम क्यों कर रही है। लेकिन कंगना रनावत ने कहा है कि क्योंकि संजय राउत ने उनको ललकारा है, वो किसी से डरती वरती नहीं है और वो आ रही है, तो इसीलिए उनको Y+ सिक्योरिटी जो टॉप 15 लोगों को दी जाती है वो उनको
दी जाएगी। शायद कंगना रनावत को पता नहीं है कि देश में क्या चल रहा है और जीडीपी के हालात कैसे हैं, और चाइना जो है हमारे यहाँ पर फिर से जो एक ट्रुप चाइना का हमारे यहाँ पर अंदर घुसाया है, गोगरा हॉट स्प्रिंग में घुसाया है, और पेंगोंग सो लेक के पास में एक ट्रुप फिर से तैनात कर दिया गया है। कंगना रनावत को ये भी नहीं पता है कि नेपाल जो है हमारे यहाँ पर जो हमारा दुश्मन घुसाया है चीन, उनके चीन के खाने पीने का अरेंजमेंट कर रहा है, हमारे दुश्मन का साथ दे रहा है नेपाल। ये भी कंगना रनावत को पता नहीं। कंगना रनावत को पता नहीं कि हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारे देश में 45 से 50% लोग जो है बेरोजगार हो गए, ये भी कंगना रनावत को पता नहीं है। इसलिए शायद संजय राउत ने कहा है कि अगर कंगना को राजनीति में आना है तो वो डायरेक्ट आ जाए, वो इस तरह से महाराष्ट्र सरकार को घेरे में ना ले। इसके पहले भी महाराष्ट्र सरकार को घेरे में लेकर सुशांत सिंह के केस में आदित्य ठाकरे का बहुत ज्यादा जो है आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनका जो है उनके रेजिग्नेशन की बात सामने आई थी, और उनका जो है बहुत ज़्यादा खिंचातानी करके उनका मजाक बनाया गया एक तरीके से। रिया चक्रवर्ती वाले केस में सुशांत सिंह के जो मैनेजर है उसकी डेथ मिस्ट्री में आदित्य ठाकरे को लिया गया। अभी दूसरा निशाना जो है महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी का कंगना के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कंगना ने शायद ये बेड़ा उठा लिया है कि देश का ध्यान जो है जीडीपी से हटा देना है, देश का ध्यान चाइना के आक्रमण से हटा देना है। नेपाल का जो देश के लिए विद्रोह है, नेपाल का जो भाईचारा नेपाल तोड़ रहा है, नेपाल का जो धोखेबाजी वाला रवैया, वहां से ध्यान हटा देना है पब्लिक का। बेरोजगारी के लिए हम आपने देखा परसों कैसे शाम को 5 बजे हमारे यहाँ के बेरोजगारों ने, हमारे यहाँ के छात्रों ने, सारे युवाओं ने परसों रात को शाम को 5 बजे जो है ताली थाली बजाई, ढोल बजाए, और कैसे उन्होंने मांग की कि हमें रोजगार चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं। कितने सालों से बच्चे रो रहे हैं, उनके ट्वीट्स आ रहे हैं कि वो अपने एजुकेशन लोन तक भर नहीं पा रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। बहुत सारे लोगों ने एसएससी के एग्जाम्स दिए थे, आईपीएस के एग्जाम दिए थे, आईआरएस के एग्जाम दिए थे, मगर उनको रिजल्ट के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। बजाय उनकी नियुक्ति के ऐसे फर्जीवाड़े सामने आए कि एग्जाम्स तो बच्चे देते हैं, वीडियो पे उनके इंटरव्यूज भी लिए गए हैं, वो पर्सनली जाके भी फिजिकली भी इंटरव्यू देकर आए हैं, लेकिन फिर जब नियुक्ति होती है तो किसी ना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल फैमिली से कोई आ जाता है बच्चा, या कोई पहले से जो काम कर रहा है उसका कोई रिश्तेदार आके ज्वाइनिंग कर लेता है, जो ऑलरेडी कहीं से काम करने वाला कोई सीनियर रहेगा, कोई मैनेजर रहेगा, कोई डिपार्टमेंट हेड होगा, उसका कोई ना कोई रिश्तेदार या पहचान वाला एक्वेंटेंस जो आके जॉब ज्वाइन कर लेता है। मतलब एग्जाम देने की और इंटरव्यू देने की और आपको दौड़ भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इस मोदी सरकार के पिछले 6 सालों में समझ में आ रहा है। मोदी सरकार के पिछले 6 सालों में ये भी समझ में आ रहा है कि पढ़े लिखे लोगों की कोई औकात नहीं होती है। जो अनपढ़ है और थोड़ा बहुत जो नौटंकी करना जानता है उसकी बहुत औकात है। कंगना रनावत को पता नहीं है कि हमारे यहाँ की जीडीपी का क्या हाल हो रहा है, और जीडीपी का फुल फॉर्म भी उनको पता नहीं होगा। मैं आपको फुल फॉर्म बताती हूँ। उसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो जीडीपी है उसको हिंदी में बता दूँ, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कि जो पिछले कुछ सालों में वहाँ पे सर्विस सेक्टर और वर्किंग सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया था पिछले कुछ सालों में जीडीपी में। तो उनको जीडीपी जो है वो ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्शन होता है पूरे साल का, सकल मतलब पूरा समस्त जो ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो एक तरह से जीडीपी है, जिसके बारे में ये सारे गोदी मीडिया वाले, कंगना रनावत और ये सारे लोग जो है बेसुध है, बेख्याली में खोए हुए हैं। देश के हालात क्या चल रहे हैं किसी को कोई पड़ी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि दूसरे देशों के लोग, हमारे देश की जो जीडीपी गिर गई है, आईएमएफ की अगर हम बात माने तो आईएमएफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर गई है और उसको बैलेंस होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। अगर ये 2% भी होती या 1% भी होती या पॉजिटिव में भी होती तो भी हम कह सकते थे कि हाँ, कोविड में सब लोगों की इकोनॉमी गिरी है, सबकी जीडीपी माइनस में चली गई है, इसलिए हमारी भी जीडीपी माइनस में चली गई है। जिन लोगों की जीडीपी माइनस में गई है उनकी जीडीपी बहुत बड़ी है और वो जल्दी ही रिकवर कर जाएंगे। जैसे फ्रांस की -13% है, इटली की -12% है, अमेरिका की
21% है, यूके की 20.4% है। तो जिन लोगों की इकोनॉमी गिरी हुई है वो जल्दी ही रिकवर कर जाएंगे और उनके यहाँ पर उन्होंने रास्ते भी ईजाद कर लिए हैं और उनके यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। उन्होंने कोरोना के इलाज भी ढूंढ लिया है और कोरोना की जो तैयारियां थी एक उन्होंने लॉकडाउन के चलते की थी, लेकिन हमारे यहाँ पे लॉकडाउन के चलते हम लोगों ने तैयारियां नहीं की थी। यही चीज़ जो है रघुराम राजन जी जो हमारे फॉर्मर गवर्नर हैं जो मोदी सरकार में थे, फिर उन्होंने बाद में छोड़ दिया। उन्होंने बताया है कि सरकार लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाती जा रही थी। राहुल गांधी जी ने समझाया, अमर सेन जी ने समझाया, सभी लोगों ने समझाया, मनमोहन सिंह जी ने समझाया, लेकिन उस समय सरकार जान बचाने में लगी हुई थी। उस समय सरकार ने कहा था कि जान है तो जहान है, मगर अब सरकार जो है किसी की जान बचाने में, किसी को नौकरी दिलाने में इंटरेस्टेड नहीं रही है, इंटरेस्टेड नहीं बची है। सरकार को नहीं लगता है कि किसी को भी नौकरी देना जो है वो सरकार का काम है। और सरकार आज भी राज्यपालों से मीटिंग हुई जो मोदी जी की, तो उसमें भी मोदी जी ने राज्यपालों से मीटिंग के चलते उन्होंने भारत की शिक्षा नीति को, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसकी बहुत जम के तारीफ की। और उनको ये नहीं पता कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली की तारीफ कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल शिक्षा प्रणाली इन लोगों ने ला दी है। और ऐसी शिक्षा प्रणाली का क्या फायदा वैसे भी, अगर ऐसी शिक्षा प्रणाली में आप 4 साल 6 साल एजुकेशन पूरा लेने के बावजूद भी और उसके बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षाएं देने के बावजूद भी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम्स देने के बावजूद भी, आईपीएस आईएएस के एग्जाम्स देने के बावजूद भी अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो इस तरह की शिक्षा प्रणाली की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो जीडीपी इतनी गिर गई है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि इतना भयानक ट्रेंडिंग ट्विटर पे चल रहा है कि देखते ही बनता है। जो युवाओं की पावर है वो बहुत ज्यादा बीजेपी सरकार की जो सोशल मीडिया के साथ में जो इंटरेक्शन है, बीजेपी सरकार की जो सोशल मीडिया के साथ में जो ये गठजोड़ है उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के अब हम देख पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के हम देख पाते हैं कि युवाओं की जो ताकत है, युवाओं की जो आवाज है वो बढ़ चढ़ के पिछले 3 दिनों में हमें नजर आ रही है। मतलब परसों, कल और आज युवा जो है रोजगार मांग रहे हैं। हम देख रहे हैं पहले ही मोदी जी के जो भाषण थे मन की बात, उसमें डिसलाइक्स बहुत ज्यादा मिले। फिर योगी जी के जो भाषण है उसमें डिसलाइक्स पे डिसलाइक्स का सिलसिला चालू हो गया है। और अब नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार में रैली का संबोधन किया आज, उनके डिसलाइक्स पे डिसलाइक्स बढ़ते जा रहे हैं। पार्टी का दावा था कि ये जो रन टाइम था और रियल टाइम में ये 26 लाख लोग 27 लाख लोग देखेंगे ये वर्चुअल रैली जो नीतीश कुमार जी की थी, मगर मैं आपको बता दूं कि कोई भी उनकी रैली देखने में इंटरेस्टेड नहीं है और रियल टाइम में उसको सिर्फ 4000 लोगों ने देखा। हालांकि लिंक शेयर कर दिए गए थे, नीतीश कुमार जी के भाषण के लिंक जो है शेयर कर दिए गए थे लोगों को, लेकिन फिर भी लोगों ने वर्चुअल रैली देखने की तकलीफ नहीं उठाई। और ऐसा लगता है कि लोगों को कोई मतलब नहीं है वर्चुअल रैली में क्या बोला जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। लोग अपनी दाल रोटी के अरेंजमेंट में ज़्यादा बिजी हैं और बिहार में तो बेरोजगारी की रेट सबसे ज़्यादा है। और हमारे आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने जम के जो है आवाज़ उठाई है, युवाओं का चेहरा बने हैं वो। उन्होंने आरजेडी के प्रवक्ता होने के साथ साथ, आरजेडी के अध्यक्ष होने के साथ साथ, पार्टी अध्यक्ष होने के साथ साथ उन्होंने युवाओं के लिए मुखर होकर बात की है और एक मुहिम छेड़ी है कि बिहार में इतने ज़्यादा लोग पलायन क्यों कर जाते हैं, बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, बिहार सरकार पिछले 15 सालों से क्या कर रही है, जो घोटाले बिहार सरकार के हैं उसकी जवाबदेही कौन देगा, जनता के पैसों पे जो करप्शन हुआ है बिहार में उसकी जवाबदेही कौन देगा, लोगों को रोजगार कौन देगा। बिहार में इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, आईएएस और आईपीएस और सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लगभग बिहार से ही होते हैं। वो बच्चे दिल्ली क्यों चले जाते हैं, बिहार में उनके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम्स क्यों नहीं है, उनको क्यों जो है फायदा नहीं मिलता है। इस तरह के बहुत सारी चीजें जो है तेजस्वी यादव जी ने पूछा है जिनका शायद जवाब नीतीश कुमार जी के पास नहीं होगा। तो लगता है बिहार में जो है
एनडीए की लुटिया डूबने वाली है और बेड़ा गर्क होने वाला है, जिस तरह से एनडीए ने हमारे देश की जीडीपी का बेड़ा गर्क कर दिया। और बार बार एक्सपर्ट्स को समझाने के बाद में, बार बार जो है नौकरशाहों के समझाने के बावजूद भी मोदी सरकार जो है अपनी मनमानी करती आई है। लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाए हैं। पिछले सालों में जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट्स उसमें भी इशारे कर दिए गए थे कि हमारे देश की जीडीपी की हालात जो है वो बद से बदतर होने वाली है, लेकिन मोदी सरकार ना तो सुनने को तैयार है, ना तो कुछ समझने को तैयार है। वो अपनी मनमानी करती जा रही है। हमारे देश की जीडीपी इतनी बड़ी है, मतलब 20 लाख करोड़ की जो जीडीपी है, और उसको कम से कम 20 से 30% जो है वो हर क्वार्टर में ग्रोथ होना चाहिए उसका, तभी जो है कोविड में हमारी विकास दर जो है एक एवरेज 3% की रह पाती। आप देखेंगे चाइना में सबसे ज्यादा, मतलब चाइना दोनों जगहों पे युद्ध भी लड़ा, दोनों फ्रंट पे, एक साउथ चाइना सी में, हमारे यहाँ पे पूर्वी इलाके में लगातार चाइना तैनात है, लेकिन फिर भी अगर चाइना का ग्रोथ रेट देखेंगे तो चाइना की इकोनॉमी पॉजिटिव में है 3.2%। मतलब कहीं ना कहीं चाइना वो सब कुछ कर रहा है जो बाकी देश समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चाइना का बहुत जबरदस्त है। चाइना का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि हमें गंभीर होके सोचने, समझने और सीखने की आवश्यकता है। ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना है कि हमें भी उस तरीके से आगे बढ़ना होगा। और हमारे यहाँ पे लगभग सारे ही सेक्टर में पिछले कोविड से पहले भी जो तिमाही थे, कोविड के पहले भी हमारे यहाँ पे सारे ही सेक्टर में 25 से 30% का डी ग्रोथ देखा गया है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे वो माइनिंग सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो। एग्रीकल्चर सेक्टर तो अभी फिर भी कोविड के चलते जब सारे मजदूर घर चले गए तो क्या करेंगे बेचारे, एग्रीकल्चर ही करेंगे। फिर भी जो है उस तरह की जो एक ग्रोथ है एग्रीकल्चर में नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार किसानों के लिए कुछ काम ही नहीं करती। बेचारे वो जो अलग अलग पॉलिसीज के लिए पैसा भरते हैं 2000-5000, वो भी उनके वापस नहीं होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था। तो उनकी जो ग्रोथ, एग्रीकल्चर की ग्रोथ सिर्फ हमारे यहाँ पॉजिटिव में है, जो 3.5% है, जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि कोविड में सारे मजदूर जो है गाँव चले गए और उन्होंने शायद वहीं पर ही काम करना शुरू कर दिया, इसीलिए शायद ये ग्रोथ बताई जा रही है। बाकी और कोई वजह नहीं है, सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रघुराम राजन जी ने भी बार बार जो है इनको आगाह किया था, अमर्त्य सेन ने भी इनको आगाह किया था, मनमोहन सिंह जी भी जो है आगाह किया था कि इकोनॉमी को सुधारने के लिए हमको लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए और एक सिस्टमेटिक लॉकडाउन लगाना चाहिए। मगर सरकार ने लॉकडाउन लगाए, सरकार ने मिसमैनेजमेंट किया कोविड सिचुएशन में, और सरकार ने इस तरीके से हरकत की कि सारे ही उद्योग धंधे, इकोनॉमी का जो है एक चक्का रुक गया, और फिर अब जाके कहीं 5 से 6 महीने बाद हमारी नींद खुल रही है, और अब इकोनॉमी को पटरी पर लाना नामुमकिन लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि निर्मला सीतारमन जी जो एक्ट ऑफ गॉड कह रही है, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, शायद गवर्नमेंट भूल गई है कि इकोनॉमी अगर ठीक होगी तो एक्ट ऑफ गवर्नमेंट से ही इकोनॉमी ठीक होगी। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक्ट ऑफ गॉड की जरूरत नहीं है, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत इकोनॉमी को ठीक करने के लिए है, और जो करना भी चाहिए। बहुत जरूरी है हमारे देश की इकोनॉमी को सही करने के लिए, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि तो हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, सरकार को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, और गरीबों के पॉकेट तक जो है पैसे पहुंचाने बहुत ज़रूरी है। सरकार को अपने संसाधन खाली करने होंगे, अपने खजाने खाली करने होंगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी सरकार के पास में, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी सरकारी खजाने में पैसे ना हो उस समय जब देश में संकट काल हो, देश में संक्रमण काल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी सरकार के पास में संक्रमण काल और किसी भी देश की सरकार में जो है आपातकाल के लिए पैसा ना हो, ऐसा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। लेकिन मोदी सरकार जो है असंगठित अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहती है। असंगठित अर्थव्यवस्था से, असंगठित लोगों से डायरेक्ट मुनाफा मोदी सरकार के पास नहीं जाता है। मोदी सरकार सिर्फ
फॉर्मल सेक्टर्स में रहना चाहती है, जिससे ऐसे उद्योगपतियों के साथ रहना चाहती है, ऐसे अमीरों के साथ रहना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों में बताया, जिससे मोदी सरकार को डायरेक्ट फायदा होता है। ऐसे लोगों के साथ मोदी सरकार नहीं रहना चाहती है जिनका डायरेक्ट फायदा मोदी सरकार को नहीं होता है, जैसे किसान है, मजदूर है, या बहुत सारे छोटे MSMEs है, छोटे लघु कुटीर उद्योग जिसको हम कहते हैं, उसके साथ में मोदी सरकार नहीं रहना चाहती। छोटे दुकानदार, उनके साथ में नहीं रहना चाहती। रेडी पटरी वाले, उनके साथ मोदी सरकार नहीं रहना चाहती। मोदी सरकार को कोई मतलब नहीं अगर आपके कंपनी में जो है मजदूर नहीं है, आप खाली बैठे हैं, आपकी कंपनी का जो है लॉस हो रहा है, आप जो है रोने बैठ गए हैं, मोदी सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके बिजनेस बंद भी हो जाते हैं, अगर मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं, लेकिन इससे मोदी सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है और ना ही कोई मतलब रखना चाहती है। इसे मीडिया और मार्केटिंग की सरकार है, और मीडिया और मार्केटिंग में 10 से 15 कंपनीज अगर चलती रहेगी तो मोदी सरकार चलती रहेगी। मोदी सरकार जो है पूरी तरह से देश को बेचने में लगी है और असंगठित अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने में लगी हुई है, क्योंकि किसानों से या छोटे उद्योगों से, छोटे मजदूरों से डायरेक्ट पैसा मोदी सरकार के हाथ में नहीं जाता है। तो ऐसा सुरजेवाला जी भी कहते हैं। आज उन्होंने बताया है कि मोदी सरकार ने लगभग सब कुछ बेच दिया है, जंगल बेच दिए, एयरपोर्ट्स बेच दिए, रेलवेज बेच दी, बैंक्स जो है अभी सरकारी बैंक के कल जो अनाउंसमेंट होगा बिकने वाली है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का निजीकरण हो गया। यूनिवर्सिटीज भी हमारे यहाँ पे ज्यादातर प्राइवेट ही चल रही है। उसके बाद में सरकारी कंपनियों की जमीनें बेच दी, PSUs बेच दिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बेच दिए। उसके बाद में लगभग सभी कुछ सरकार ने बेचने पे निकाल दिया है। तो इंश्योरेंस सेक्टर्स जो सरकार ने बेच दिए हैं और फाइनेंस सेक्टर्स बेच दिए हैं, बहुत कुछ सरकार ने बेच दिया है। तो ऐसे में अगर सरकार सब कुछ बेचने में लगी हुई है तो सरकार खुद क्या जिम्मेदारी लेने वाली है। ऐसा ही कुछ सुरजेवाला जी जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने जो है मोदी सरकार पे निशाना ताना है कि मोदी सरकार जो है अगर वो कांग्रेस के 70 सालों का एक्सपीरियंस का फायदा नहीं लेना चाहती है तो ना ले, मगर कम से कम देश को ना बेचे। मोदी सरकार जो है सेना पर चीन को एक करारा जवाब दे। सिर्फ बातचीत ही की जा रही है, कहीं कमांडो लेवल पे बातचीत है, कहीं रक्षा मंत्री के लेवल पे बातचीत चल रही है। मोदी जी जो इतने क्लोज हैं, नेहरू जी ने जो भी किया है नेहरू जी ने जो भी किया, लेकिन अभी 6 सालों में तो मोदी जी थे, उन्होंने क्यों पूर्वाभास करके देश की रक्षा के लिए, पूर्वाभास करके देश की जनता के लिए कार्यक्रम नहीं बनाए और देश को क्यों इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, और क्यों चाइना को इस तरह से अमित शाह ने ललकारा कि अक्साई चीन लेकर रहेंगे, और क्यों हमारी देश में जो है बॉर्डर्स पे इतनी ज़्यादा जो है लापरवाही मोदी सरकार की तरफ से थी, और क्यों चीन को इतना हल्के में लिया गया कि 15 जून से अभी तक चीन का नाम तक नहीं लिया गया। इतने चीन को हल्के में लेने की क्या ज़रूरत थी। देश को बिकने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा, लेकिन देश लगातार बिकते जा रहा है और ये मोदी सरकार सिर्फ देश को बेचने में लगी हुई है। जो 70 साल में कांग्रेस ने अपनी एक ईमानदारी से और डेडिकेशन से जो संस्थाएं बनाई थी, जो PSUs बनाए थे, जो सारे पब्लिक सेक्टर्स बनाए थे, उनका सबका निजीकरण कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जेब को डायरेक्ट फायदा पहुंचाता है। डायरेक्टली मोदी सरकार की जेब को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में फ़ायदा पहुंचता है। जो इस तरह से मैनिपुलेटिव तरीके से जो कंपनीज बनाई जाती है, एजेंसीज बनाई जाती है, फिर नीलामी होती है, फिर अडानीज को, अंबानीज को जाके प्रोजेक्ट्स पहुंच जाते हैं, और बहुत सारे सरकारी कंपनीज जो है वो अडानी अंबानीज को पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार वो सब कुछ कर रही है जो देश की जनता समझ नहीं पा रही है। कम से कम अब तो देश की जनता को समझ जाना चाहिए कि मोदी जी जो है वो देश के लिए एक अभिशाप ना बन जाए, और कहीं इतनी देर ना हो जाए कि हमारा देश गुलाम हो जाए। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो बड़ी कंपनियां हैं, जो करोड़ों का मुनाफा किसी जमाने में सरकार को देती आई है, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके नाम के आगे इंडिया लगा हुआ था, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके नाम के आगे भारत लगा हुआ था, वो सारी कंपनियां बिक गई है, जंगल बिक गए, जमीनें बिक रही है, और रेलवेज भी जो इतना बड़ा प्रॉफिट का सेक्टर था वो बिक रहा है, जिसका बजट लोग सुनने में वेट करते थे। और अब तो रेलवे बजट को भी मेन बजट में इंक्लूड कर दिया गया। रेलवे का पहले अलग से बजट हुआ करता था किसी जमाने में जब लालू जी हुआ करते थे, लेकिन उनको भी घोटाले में अंदर कर दिया है ताकि कोई भी एक्सपीरियंस नेता इनके बीच में ना बोले, और अगर कोई बोलता भी है तो ये सरकार बहरी बन जाती है और ये सरकार सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होती है। मतलब नॉर्मली ये सरकार बहरापन का जो एक्ट कर रही है, वो बहरापन का एक्ट इनको
खुद को फायदा दे रहा है, इनकी पार्टी को फायदा दे रहा है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बेरोजगारी का बहरापन ये सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, बेरोजगारों की आवाज ना सुनने की जो ये बहरापंथी दिखा रही है, कहीं इनको महंगा ना पड़ जाए। कहीं इस तरीके से जो ये कंगना रनावत को कहीं ले लेते हैं, कहीं सुशांत सिंह को ले लेते हैं, कहीं कंगना रनावत सुशांत सिंह, कंगना रनावत सुशांत सिंह, इस तरीके से जो ये हरकतें सरकार कर रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ कंगना रनावत सुशांत सिंह के बारे में बात करना चाहता है। लगता है इनको जीडीपी से कोई मतलब नहीं है, इनको अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं है, देश पे चाइना कब परमाणु बम गिरा देगा इनको कोई मतलब नहीं है, और ये सिर्फ देश को लूटने में लगे रहेंगे, देश की जनता को भड़काने में लगे रहेंगे। इनको कोई लेना देना नहीं है कि देश की जो जनता है वो कितनी ज्यादा बेरोजगार, बेहाल, बदहाल और मजबूर, लाचार हो चुकी है। इससे किसी भी सरकारी एजेंसी का या मोदी सरकार का या किसी का भी, या जो राज्य सरकारें हैं, जो बीजेपी की राज्य सरकारें हैं, उनका कोई भी लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ आपको चुनाव की खबरें मिलेगी, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर झगड़ा चल रहा है, कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगेंस्ट जा रहा है, कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं चाहता है, कौन जो है जो पास हमारे बिहार की इलेक्शंस की अगर बात करें तो कौन जो है जितेंद्र राम मांझी को नहीं चाहता है, और इस तरह से हरकतें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखाएगा। और पूरा जो एक झुकाव है वो चुनाव की तरफ कर दिया गया है, पूरा जो एक झुकाव है वो इलेक्शन की वर्चुअल रैलीज की तरफ कर दिया गया है। 21 सितंबर के बाद में आप देखिए इलेक्शन का माहौल गर्माएगा, लेकिन कोई भी चाइना के बारे में बात नहीं करेगा। और कंगना रनावत जैसी औरतें जो अपने आप को एक्ट्रेस बताती हैं, वो भी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इन नेताओं की मदद कर रही है, जो बहुत दुख की बात है और जो बहुत ही शर्म की बात है अपने आप में। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक्टिंग कीजिए, आप देश और दुनिया में ये जो सरकारें हैं उनके साथ मिलके आप अपनी पब्लिसिटी मत बटोरिए। अगर आप सच में महिलाओं की इज्जत करना चाहती है तो आप बात कीजिए कि यूपी में 4-4 साल की बच्चियां, 16-16 साल की बच्चियां, उनके साथ में रेप हो जाते हैं, बहुत घिनौने रेप होते हैं, बहुत घिनौने अपराध उनके साथ में। रोज आप पेपर पढ़िए, आपको मिलेगी कहीं 16, आज तो मैंने पढ़ा है कोविड-19 की एक 19 साल की बच्ची, एम्बुलेंस ड्राइवर ने उसके साथ में रेप कर दिया है। एम्बुलेंस ड्राइवर ने उससे कहा गया था एम्बुलेंस ड्राइवर से कि पहले बुजुर्ग को ना छोड़े, पहले इस लड़की को जो है अस्पताल में छोड़े, फिर एक बुजुर्ग को कहीं छोड़ना था, तो उसने पहले बुजुर्ग को छोड़ा जहां छोड़ना था, उसके बाद लड़की को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसने कोविड पेशेंट 19 ईयर्स ओल्ड एक लड़की का उसने जो है रेप कर दिया। इस तरह की चीजें जो है निकल के सामने आ रही है कि बच्चियां जो है कोविड होने के बावजूद भी बच्चियां जो है सेफ नहीं है, और उनका जो है ड्राइवर्स इतनी वैशीपन के साथ में उनका रेप कर देते हैं। पिछले हफ्ते में आपने देखा एक 4 साल की बच्ची का यूपी में रेप हो गया। उसके बाद में मैंने ही आपको एक खबर दी थी कि एक लड़की बस से ट्रैवल कर रही थी, मथुरा से कहीं जा रही थी, आगरा जा रही थी, तो उसको जो है उसका रेप कर दिया बस में, 40 लोगों के होते हुए उसका ड्राइवर की कैबिन में उसका रेप कर दिया। तो इस तरह की खबरें जो है कंगना रनावत को दिखेगी नहीं है। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि उसमें पब्लिसिटी नहीं है। अगर वो योगी जी की तरफ उंगली उठाएगी तो मोदी जी से उनके रिलेशन खराब हो जाएंगे, मोदी जी उनको माफ नहीं करेंगे कि आपने योगी जी की सरकार पे आपने निशाने चलाए हैं, आपने निशाना कर दिया है योगी जी की सरकार को, आपने उंगलियां उठाई है, आपने तीर चला दिए हैं और अपनी तरकश से, और इस तरह से जो है उनको मोदी जी जो है योगी जी की बुराई करने पे कभी माफ नहीं करेंगे। तो फिर महिलाओं के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? क्या ऐसे बेवकूफ़ी भरे बयान देना, इस तरह से बेवकूफ़ी भरी बातें करना लाइमलाइट में रहने के लिए, क्या ये एक्ट्रेस का काम होता है? क्या इस तरह की महिलाएं जिनको देश की जनता ने इतना सारा प्यार दिया, देश के बारे में सोचना इनका काम नहीं है? इस तरह की महिलाएं जिनकी फिल्मों को देख देख के आपने 200 रुपए की टिकट खरीदी होगी, 250 रुपए की टिकट खरीदी होगी, सुना तो ये भी आता है मणिकर्णिका की टिकट्स बहुत महंगी थी। तो इस तरह की आपने जब टिकटें खरीद के अपनी खून पसीने की कमाई की टिकट खरीद के आपने जब इस तरह की महिलाओं को आपने प्रमोट करना चाहा, इसी तरह की महिलाएं जो है आज देश के बारे में बात नहीं कर रही, बजाय इसके वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने में लगी हुई है, पॉलिटिकल पार्टी का एक फेस बनने में लगी हुई है, जिससे देश का ध्यान जो है वो बढ़ जाए। और संजय राउत ने तो ये भी कहा है कि हमने हमेशा, हमारी शिवसेना ने महिलाओं की इज्जत की है, महिलाओं की सेफ्टी की बात की है। मुंबई में सबसे ज्यादा महिलाएं सेफ हैं और सुरक्षित हैं, और कंगना रनावत ने हमारी मुंबा देवी का अपमान किया है, जो एक
आइकन गॉडेस समझी जाती है मुंबई की, जो मुंबई की जो गॉडेस है मुंबा देवी कहा जाता है, तो बहुत फेमस देवी का मंदिर है। तो वहाँ पर जो उन्होंने कहा है संजय राउत जी ने कि यहाँ पर हमारी मुंबा देवी की जो है कंगना रनावत ने बेइज्जती की है, अपमान किया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कंगना रनावत जो है ये नेपोटिज्म के बारे में या महिलाओं के बारे में जो है मोदी जी से क्यों नहीं कहती कि महिलाओं का ये जो रेप चल रहा है, योगी जी से क्यों नहीं कहती, बीजेपी की इतनी बड़ी प्रवक्ता बनने जा रही है, ये क्यों नहीं कहती योगी जी से कि आप इस रेप वाले सिस्टम को, जो लगातार आपका रेप का सिस्टम चल रहा है डेली बेसिस पे, इसको बंद कर दीजिए, ये आपके यहाँ रेप क्यों होते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहती। मोदी जी से क्यों नहीं कहती कि नेपोटिज्म बंद करा दीजिए, क्यों नहीं कहती अमित शाह जी से कि आप मुझे Y+ सिक्योरिटी दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं नेपोटिज्म बंद करवा देते हैं। तो ये लोग क्या नेपोटिज्म बंद नहीं करवाएंगे क्या? जो मोदी जी सेल्फी ले रहे हैं रणबीर सिंह के साथ में, क्या मोदी जी जो सेल्फी ले रहे हैं ये आलिया भट्ट के साथ में, सोनम कपूर के साथ में, अनिल कपूर को बुला रहे हैं, अनुपम खेर को बुलाते हैं, और ये जो मोदी जी जो इनके साथ में दिवाली पार्टी करते हैं, सेल्फी लेते हैं, और इनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, इनके लिए डिनर्स रखे जाते हैं, लंचेस रखे जाते हैं, तो उस समय कंगना रनावत क्यों नहीं कहती मोदी जी से डायरेक्टली कि नेपोटिज्म बंद करवा दीजिए, नेपोटिज्म बंद करवा दीजिए, महिलाओं के साथ में यूपी में इतने रेप क्यों हो रहे हैं, योगी जी से कहिए। तो इस तरह से ये डायरेक्टली बात क्यों नहीं कहती है। हमारी जो इकोनॉमी जो है 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी पूरी तरह से इसका बट्टा बैठ गया है, इसके बारे में क्यों मोदी जी, कंगना रनावत, अमित शाह जी इसके बारे में बात क्यों नहीं करता कोई। सब लोग सुशांत सिंह राजपूत के उस रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गए हैं, जो भी उसका पर्सनल रहेगा वो सीबीआई हैंडल कर लेगी, पुलिस हैंडल कर लेगी, कोर्ट देख लेगा, लेकिन वो सभी रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गए हैं। सभी उसको एक महिला होने की वजह से उसके सारे ही उसको गलत समझ रहे हैं, उसके ऊपर छिटाकशी कर रहे हैं क्योंकि वो एक महिला है, इजी टारगेट है, तो लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। अर्नब गोस्वामी तो पूरी तरह से जज बन के अपना पूरा निर्णय सुना दिया है, उसने अपने आप को एक क्या बोलते हैं उसको, सूदसेयर अपने आप को बना दिया है, और अपने आप को एकदम भविष्य दृष्टा उन्होंने बना दिया है, और वो इस तरह से प्रोफेसीज देते जा रहे हैं हर किसी महिला के बारे में कि वो देखते ही बनता है कि किस तरह से वो खुद एक प्रोफेसीज बता देते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा रिया ने ऐसा किया वैसा किया, तो वो खुद ही एक अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में पता नहीं उनके यहाँ पे कैसे गाली गलौज करके लोग छीटाकशी करते हैं, और ये सुनते रहते हैं। लगता है कि खुद ही कभी ना कभी ड्रग्स इन्होंने लिए होंगे, और वो जो है एक जो ड्रग्स का एक क्या कहते हैं उसको, जो सेटबैक है उसमें वो बैठे हुए हैं, और अब उनको ड्रग नहीं मिल रही है तो वो परेशान है, और किसी ना किसी को जो है स्टूडियो में बुला के गाली गलौज करके मज़े लूट रहे हैं, और रिया चक्रवर्ती के ऊपर जजमेंट पास करके वो मज़े लूट रहे हैं, और एक पागलपंती की हद तक गुजर गए हैं, और एक पगलाहट का प्रदर्शन जो है उनके स्टूडियोज़ में होता है जो वो डेली बेसिस पे करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें देश के बारे में सोचना है, हमारे देश की सुरक्षा के बारे में सोचना है। हमारे देश की बच्चियां, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको कोई Z+ सिक्योरिटी कोई नहीं देता, Y+ सिक्योरिटी उनको कोई नहीं देता। Y+ सिक्योरिटी को तो आप छोड़ दीजिए, बड़ी महंगी सिक्योरिटी है, उनको पुलिस तक उनकी कंप्लेंट्स नहीं लिखते हैं, उनके पेरेंट्स जाते हैं, पुलिस उनकी कंप्लेंट्स तक नहीं लिखती है। बहुत सारी महिलाएं जो परेशान है पुलिस के पास जाती है, पुलिस उनको और परेशान करती है, कोई उनकी सुनने को तैयार तक नहीं है। तो ये क्या हमारा देश है? क्या हमारी आज़ादी के 74 पूरे साल हो चुके हैं, तो और इसमें उसके बावजूद भी महिलाएं जो है असुरक्षित हैं, उनकी आवाज़ें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और कंगना रनावत जैसी एक औरत जो खुद ही मुंबई में झोला उठा के आ गई थी, झोला उठाकर मुंबई में दर दर की ठोकरें खाकर, मुंबई में घाट घाट का पानी पीकर जो एक एक्ट्रेस बनी है, और वो खुद ही इतनी बड़ी बीजेपी की प्रवक्ता बन के खुद ही उसी जगह को, वो जहाँ पर वो अमीर बनी, जहाँ पर उसने झोला छाप से जो थोड़ी बहुत तरक्की की है, वो उसी देश को POK कह के मेन मुद्दों से जनता को भटका रही है, मेन मुद्दों से जनता जनार्दन को भटका रही है, मीडिया को भटका रही है, और फिर उसको Y+ सिक्योरिटी मिल रही है जो इतनी हाई क्लास सिक्योरिटी है। तो मेरे ख्याल से जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है, जनता का पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, और दूसरा कुछ भी नहीं है।
तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी इकोनॉमी बेहतर कब बनेगी। हमारी इकोनॉमी बेहतर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार को काम करना पड़ेगा। हमारी बात करने से हमारी इकोनॉमी जो है बेहतर नहीं बनेगी, हमारे बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। इकोनॉमी बेहतर तभी बनती है जब उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, सरकारी संसाधन का इन्वॉल्वमेंट होता है, सरकार की पॉलिसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है और सीधा पैसा फिस्कल स्टिमुलस के तहत सीधा पैसा जो है गरीबों तक पहुंचेगा, रोजगार पहुंचेगा। आप सुन ही रहे हैं हमारे यहाँ पे युवा जो है किस तरह से बढ़ चढ़ के बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से युवा जो है आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो सरकार से भिड़ रहे हैं एक तरीके से। और लगातार ये नेता जो बीजेपी के जो नेता है जो अपनी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी के लिए फेमस है, उनको लगातार जो है निशाना बनाए हुए हमारे देश के युवा और लगातार इनके वीडियोस जो है डिसलाइक हो रहे हैं और इनको जो है पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। बीजेपी को लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में ये सब कुछ चल रहा है। अगर बीजेपी ऐसा मानती है तो मेरे ख्याल से बीजेपी की बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये बच्चों की जो आवाज़ है, युवाओं की जो आवाज़ है, जो एजुकेटेड क्वालिफाइड लोगों की जो आवाज़ है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ नहीं होती है, उनकी खुद की आवाज़ होती है। और अगर बीजेपी ऐसा मानती है तो कहीं बीजेपी के इलेक्शंस पर इसका असर देखने को ना मिले, तो बीजेपी को जल्दी ही सूद लेनी होगी और जल्दी ही जो है युवाओं को रोजगार देना होगा और युवाओं को जल्द से जल्द जो है रोजगार के तहत अच्छी स्कीम्स के तहत अच्छे वेतन देने की कोशिश करना होगी और मजदूरों को और उद्योग कारोबारियों को अपने रोजगार के अवसर के लिए बिना इंटरेस्ट के लोन देना होगा। जो अभी सरकार इंटरेस्ट दे के लोन दे रही है, तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट वाले लोन नहीं देने होंगे सरकार को। विदाउट इंटरेस्ट आपको पैसा मार्केट में चलाना होगा और बिना इंटरेस्ट के पैसा आपको मार्केट में लोगों की जेबों में डालना होगा, जिससे डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो प्रॉपर तरीके से चल सके, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से देश को लूटने में लगी हुई है। देश को संभालना शायद सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने आपको आत्मनिर्भर कर दिया है, एक्ट ऑफ गॉड कह दिया है। आप राम भरोसे आपकी जो है गाड़ी चलेगी और राम भरोसे ही आपकी बातचीत चलेगी चाइना के साथ में जो भी बातचीत है। और लाल किले की प्राचीर से भी आप अगर चाइना का नाम नहीं ले सकते हैं, लाल किले की प्राचीर से भी अगर आप चाइना को नहीं धमका रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस को बताता है, कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक नेग्लिजेंस को बताता है, कहीं ना कहीं आपकी डिप्लोमेटिक कमी को बताता है और कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर के छुपे डर को बताता है। अगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को चाइना को आंखें दिखा देते और चाइना को जोर की धमकी लगा देते, तो शायद अभी हम बेहतर हालातों में जी रहे होते, अभी हम शायद बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में जी रहे होते और चाइना को समझ जाता कि अब हमसे पंगा लेना आसान नहीं है। लेकिन 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री जो पूरा देश वेट कर रहा था कि आप रोजगार के बारे में बात करेंगे, अब ये जो है चाइना के बारे में बात करेंगे। मन की बात में जब प्रधानमंत्री आए तो लोग बच्चों ने सोचा कि एग्जाम के बारे में बात करें, आरआरबी के एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, एनआईटी जेईई के एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री कुत्तों के बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री बच्चों के बारे में बात करते हैं, छोटे बच्चे मतलब छोटे किड्स इन्फेंट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो है रोजगार के बच्चे जो होते हैं, जिनको रोजगार चाहिए, बेरोजगार बच्चों के बारे में प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बुरा सिनेरियो जो हमारे देश का बताता है। और ये शायद बाहर कहीं लोग सुन रहे होंगे दूसरे देशों में, और इसीलिए शायद हमारे देश की वैल्यू जो है उतनी नहीं बची जितनी हमारे देश की वैल्यू होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से चाइना भी बैठ के सुन रहा होगा प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, और चाइना का नाम तक नहीं ले रहे। ऐसे कहीं ना कहीं ये देशों के मंसूबे जो हैं, चाइना के मंसूबे मजबूत हो रहे होंगे, नेपाल के मंसूबे मजबूत हो रहे होंगे, पाकिस्तान के मंसूबे जो है मजबूतीकरण का काम जो है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि कहीं से भी वो चाइना का नाम लेने को तैयार नहीं है। राजनाथ सिंह मॉस्को में थे कल, उन्होंने मॉस्को में मीटिंग की थी, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई कि चाइना मान गया है। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई कि पाकिस्तान जो है आपको डिच नहीं करेगा, पाकिस्तान जो है आपके साथ में धोखाधड़ी नहीं करेगा। कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये नहीं है कि नेपाल जो है आपके प्रभाव में है, आपके साथ में दोस्ती करना चाहता है, या नेपाल जो है वो कहीं से भी
आपको खोना नहीं चाहता, भारत को जो है पकड़ के रखना चाहता है। हालांकि मैं बता दूं आपको कि नेपाल जो है अपने बहुत सारे कृषि क्षेत्र के उत्पादों के लिए और कृषि क्षेत्र के उर्वरकों के लिए हमारे देश पे निर्भर है। हम भी जो है नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा 4-5 हज़ार मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी हम हर महीने लेते हैं नेपाल से। नेपाल में इस इलेक्ट्रिसिटी की जो है उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम नेपाल से हम लेते हैं। अगर हम वो रोक देते हैं, नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी लेना हम रोक देते हैं, तो नेपाल को इसका भी बहुत बड़ा घाटा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नेपाल बहुत सारी कमज़ोरियों के बावजूद भी जो है एक सीना ताने हमारे सामने खड़ा है और डरने को थोड़ा भी तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना के हालात तो उसका सामना करते हुए भी नेपाल सिर्फ चाइना को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कमज़ोरी जो है वो लोगों ने शायद जज कर ली है, लोगों ने शायद भांप ली है, या लोगों ने थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिया होगा बाहर की कंट्रीज से। लोगों से मेरा मतलब है कि फॉरेन कंट्रीज से। तो फॉरेन कंट्रीज ने कहीं ना कहीं हमारे देश के जो मिनिस्टर्स हैं, जो लाल किले की प्राचीर से कहा जाता है, जो बैठकों में कहा जा रहा है, जो वर्चुअली बैठकें हो रही है, आजकल वर्चुअल का ज़माना है, आजकल सब कुछ सब जगह अवेलेबल है, हम लोग हर चीज़ देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हम भी दूसरे देशों की कॉन्फ्रेंसेस, उनके सारी चीज़ें, अगर वो लोकतांत्रिक देश है तो हम भी देख सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें जो है लोग भाप के हमें सपोर्ट करने के फिराक में नहीं होते हैं, लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत छोटे छोटे देश जो हैं कहीं हमारा पानी रोक देते हैं, कहीं हमारा जो है सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, हमारे दुश्मन के साथ में जाके मिलते हैं। इस सब के पीछे क्या वजह है? इस सब के पीछे वजह यही है कि कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, हमारी कमज़ोरियां हैं, जिसको हम समझ नहीं पा रहे, सुधार नहीं पा रहे। तो यही हमारी साथ में प्रॉब्लम है। चलो इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो है आपसे टैक्स वसूलने के लिए, आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए बहुत लंबी लंबी योजनाएं बना दी। इंश्योरेंस या हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस पे पर्टिकुलरली अगर आप 20,000 से ज़्यादा दे रहे हैं साल का, अगर आप 20,000 से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पे दे रहे हैं तो उसमें भी आपको टैक्स लगेगा और इसमें भी आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे और आपको उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए, डिटेलिंग देने के लिए आपको तैयार रहना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और उसके बाद होटल में अगर आप जा रहे हैं और अगर होटल में जाके आपने 20,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा कर दिया है तो भी आपको जो है सरकार के जो भी डिपार्टमेंट्स है उसके लिए जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी और आपको देना पड़ेगा जवाब कि आपने क्यों इतना ज़्यादा खर्चा किया है। आपकी इनकम जो है आपके खर्चे से मैच नहीं हो रही है, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत जो है मोदी सरकार ने खोल दी है। अगर आप वाइट गुड्स पे खर्चा कर रहे हैं, वाइट गुड्स का मतलब है अगर आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, इस तरह के वाइट गुड्स अगर आप रख रहे हैं आपके घर में और 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा आप कर रहे हैं तो भी आपको जो है आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है, आपकी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ सकती है। वाइट गुड्स पे ज़्यादा खर्चा करना आपके लिए मुसीबत को बुलाने से कम नहीं है। तो आप वाइट गुड्स पे खर्चा देख के करिए, 1 लाख के अंदर अंदर हो, आप इसका कम से कम ध्यान रखिए। उसके बाद में अगर आप बिजली का भुगतान सालाना 1 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं तो भी जो है आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी कि आप 1 लाख से ज़्यादा का भुगतान जो है साल में आप क्यों कर रहे हैं। अगर आप बिजली बिल के अलावा अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स 20,000 से ज़्यादा दे रहे हैं साल का तो भी आपकी जवाबदेही सरकार के प्रति बनती है कि आप इतना ज़्यादा टैक्स क्यों दे रहे हैं। आप जो इतना प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान आप कैसे कर रहे हैं, आपकी इनकम के सोर्सेज क्या हैं, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेशन फीस, देखिए एजुकेशन में भी सरकार को दिक्कत होने लगी है। एजुकेशन फीस अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा दे रहे हैं तो भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि उसमें भी आपकी जवाबदेही पहले सरकार की तरफ है, एजुकेशन आप बाद में ले सकते हैं। उसके बाद में अगर 50,000 से ज़्यादा इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आप भर रहे हैं, किसी भी इंश्योरेंस का प्रीमियम जिसमें आपको आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 50,000 से ज़्यादा का प्रीमियम भर रहे हैं तो भी जो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है और आपको सवाल का जवाब देने के लिए आप बाध्य हैं। इस तरह की जो योजना है वो नई योजना है सरकार की और सरकार चाहती है कि आप जो है इस सिकड़ी हुई जो पूरी सिकुड़न जो जीडीपी के है इसके बीच भी जो है आपकी जेब पूरी तरह से खाली की जाए। आपका वेतन चाहे मिले ना मिले, आपकी सेविंग्स जो है पूरी तरह से सरकार खत्म करने पे लगी हुई है। और तो अगर मनोरंजन, स्कूल, परिवहन और रेस्टोरेंट में जो हालत हुई है उसमें अगर आप न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सरकार को देना पड़ेगा। इस तरह की खबरें जो हैं
आ रही है। और ये जो अभी आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे जीडीपी का जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया है जो -24% का, तो लगभग स्कूल्स और परिवहन और रेस्टोरेंट्स और मनोरंजन के जितने साधन हैं, 5 स्टार होटल्स, लगभग सबका जो है एक तरह से खात्मा होता चला जा रहा है और सारे ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब लोग जो है पैसों को अब सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, मतलब सिर्फ खाना खर्चा चलाने के लिए, 2 टाइम का खाना चलाने के लिए ही रखना चाहते हैं। वो नहीं रखना चाहते हैं कि आपका जो पैसा हो, आपकी जो एक तरह से सेविंग्स हो, वो आप इन सारी चीज़ों पर खर्चा करें। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि सारे सेक्टर्स जो है, परिवहन सेक्टर्स, मनोरंजन सेक्टर, रेस्टोरेंट सेक्टर या 5 स्टार होटल्स, इनमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने के लिए मिली हुई है। और लगभग बहुत सारे तो जो एक एवरेज लेवल के बिजनेस थे, जो एक बहुत हाई क्लास नहीं थे, बहुत ज़्यादा जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता है, बहुत एवरेज लेवल के बिजनेस जो थे वो तो लगभग बंद ही हो जाने की कगार पे हैं। और बहुत सारे 3 स्टार 4 स्टार होटल्स, जो 2 स्टार होटल्स थे और एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स थे जो छोटे जगहों पर होते हैं, वो लगभग जो है बंद होने वाले हैं या बंद होने के वर्ज पर आ चुके हैं। तो ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और आईएमएफ के हिसाब से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से, हमारी जीडीपी जो है वो सबसे ज़्यादा गिरी हुई है और इसका जो मिसमैनेजमेंट है वो मोदी सरकार के सिर जाता है। और गीता गोपीनाथ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अर्थव्यवस्था इतने गहरे गड्ढे में धंस चुकी है कि अगर आपकी नौकरी बची हुई है इस गड्ढे के बावजूद भी, तो आप लकी लोगों में से हैं। उन्होंने बताया है कि हमारी जीडीपी का जो इतना ज़्यादा सिकुड़ना है, -24% जो हमारी जीडीपी का सिकुड़ना है, वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था की जो पहले से मंदी चली आ रही है, जो जब से मोदी सरकार आई है पिछले 6 सालों में, जो शुरू से मंदी चली आ रही है, जो शुरू से जो इनफॉर्मल सेक्टर से एलर्जी है मोदी सरकार को, जो शुरू से मोदी सरकार की प्रॉब्लम्स रही है इनफॉर्मल सेक्टर से, वही कहीं ना कहीं जो है मोदी सरकार को जो है इनफॉर्मल सेक्टर से प्रॉब्लम्स है। और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पर सरकार के पास पैसे जाते हैं उसी में शायद मोदी सरकार इंटरेस्टेड है, इसी ये सारी चीज़ें जो है सामने आ रही है। और बहुत सारी कंपनियाँ जो है दिवालिया होने को तैयार है। और अगर जो कंपनियाँ दिवालिया होने को तैयार है तो वो तो जो है फोर्स मेजोर क्लॉज या एक्ट ऑफ गॉड के चलते जो कोर्ट में केसेस लड़ रही है, बहुत सारी कंपनियां केसेस लड़ रही है। लेकिन छोटे उद्योग वालों को, मंझोले उद्योग वालों को, गरीबों को, बेरोजगारों को या मजदूरों को जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी इस अर्थव्यवस्था की सिकुड़न की वजह से आई है। और भी ज़्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं अगर सरकार ने उचित कदम ना उठाए, लोगों तक फ़ायदे नहीं पहुंचाए। और रिजर्व बैंक ने भी कहा कि हमें सरकार को जो है इकोनॉमी में पैसा डालना चाहिए। और जो पूरे साल भर के घाटे होते हैं, तो अगस्त में ही हमारे सारे घाटे जो हैं वो सरकार ने पूरे कर लिए हैं, केंद्र सरकार ने पूरे कर लिए हैं। और अब केंद्र सरकार को जो है अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार को जो है इकोनॉमी में पैसे डालना चाहिए। और केंद्र सरकार को जो है ये वी शेप का जो गहरा गड्ढा खुदा हुआ है, इसको भरने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। मंदिर मस्जिद बाद में बनाना चाहिए, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था का जो वी शेप का ये जो गड्ढा पूरा -24% का जो गड्ढा है, उसको समतल बनाने के लिए मार्केट में पैसे डालना बहुत ज़रूरी है, ऐसा रिजर्व बैंक का भी कहना है। लेकिन रिजर्व बैंक कुछ भी कहें, कुछ भी इशारे कहें, हमारे यहाँ के गवर्नर्स कुछ भी कहते रहें, जो कहना है कहते रहें, मोदी सरकार किसी की बात को मानने के लिए, समझने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होती है, बाध्य नहीं होती है। ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो जानते हैं कि क्यों ऐसा जो है एक अपसाइड डाउन हो गई है हमारी अर्थव्यवस्था, क्यों एक टॉपसी टर्वी हो गई है अर्थव्यवस्था, और इस तरह से कब तक चलता रहेगा। मैं आपको एक और वीडियो जीडीपी के बारे में बताना चाहूँगी। और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता। अब परी देश की जनता लिखकर भी मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिसमें ऑल पे आपको क्लिक करना है, जिससे सारी वीडियो आपको जैसे ही डलते हैं वैसे ही आपको फौरन मिल जाए। आप उसका ध्यान रखिए। इसके जीडीपी का जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो
महाराष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र जो हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल समझी जाती है और मनोरंजन क्षेत्र भी यहीं पर ही है। और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स जो है मुंबई दिल्ली में और 5 स्टार होटल्स मुंबई दिल्ली में होने की वजह से मुंबई और दिल्ली जो है वो मेनली ज़्यादा अफेक्टेड है। मुंबई दिल्ली के बाद में मनोरंजन सेक्टर, मैंने आपको बताया परिवहन सेक्टर और रेस्टोरेंट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश भी कहीं ज़्यादा जीडीपी की मार की वजह से अफेक्टेड है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पर जो है मनोरंजन का कारोबार ज़्यादा है, परिवहन ज़्यादा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पूरी अर्थव्यवस्था का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। जो 74% ज़्यादा अफेक्ट जो है और दूसरी जगह से वो इन 4 राज्यों में देखने को मिल रहा है और 74% से ज़्यादा की जो मार है इन राज्यों ने झेली है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र हम पूरा कह सकते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और ज़्यादा अफेक्टेड बताए जा रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो हम दौर देख रहे हैं इसमें जो परसों दुष्यंत जी की पुण्यतिथि गई है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक शेर बताया था। थोड़ा मैं लीक से हटकर बात कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने बताया था कि देखे हैं हमने दौर कहीं, देखे हैं हमने दौर कहीं, अब खबर नहीं पैरों के तले जमी है या आसमान है। देखे हैं हमने दौर कहीं, अब खबर नहीं कि पैरों के तले जमी है या आसमान है। तो वही है कि मोदी सरकार ने जो 6 साल में काम किए हैं और जो कांड किए हैं और जो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को करीब करीब पूरी तरह से ही ओवरलुक कर दिया गया है, तो यही जो है बहुत बड़ा एक मेजर कारण बना हुआ है। आपको पता है चाइना हमसे क्यों इतना ज़्यादा आगे है, चाइना की इकोनॉमी क्यों पॉजिटिव में है? क्योंकि चाइना जो है जितना फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर को वैल्यू देता है उतनी ही वैल्यू चाइना में इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को होती है। इसीलिए वहाँ पर छोटे से छोटा मजदूर भी अपनी जीविकोपार्जन बहुत अच्छी तरीके से कर पाता है। ये चाइना की जो है होशियारी है, समझदारी है, बुद्धिमानी है, चतुराई है, जो भी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाइना से हम सीख सकते हैं, जिसकी इकोनॉमी जो है इतने बुरे दौर में भी, जहाँ वो 2-2 फ्रंट पे अपनी सेना लगा के 2-2 फ्रंट पे युद्ध के लिए ललकार रहा है 2 बड़े देशों को, जहाँ एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अमेरिका है साउथ चाइना सी में। हमारे यहाँ पर भी उसने फिर से आज नए ट्रुप्स लगा दिए हैं गोगरा हॉट स्प्रिंग में और लेह लद्दाख में। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि उसका हम जो पूरा फंडा है, उसकी पूरी जो एनर्जी है, उसकी जो पॉजिटिविटी है वो हम समझे, वो हम जाने कि किस तरह से जो है चाइना पूरी तरह से अपने देश की जो जीडीपी है उसको किस तरह से मैनेज कर रहा है। दुश्मन से भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दुश्मन से सीखते सीखते हम उसके नेचर को जान सकते हैं, उसके बिहेवियर को जान सकते हैं और हम ताकत जुटा सकते हैं कि हम उसके लायक बन सके। लेकिन ठीक है, हम लोग ना दुश्मन को जानना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना दुश्मन के बारे में बात करना चाहते हैं, ना कोरोना के बारे में बात करना चाहते हैं, हमारी खुद की जीडीपी जो इतनी गिर गई उसके बारे में बात करना चाहते हैं। हम सिर्फ बैठ के मज़े ले रहे हैं, टीवी पे डिबेट करा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ ये इस तरह की चीज़ें ना देखें जो आपसे सोशल मीडिया पे भी इस तरह की जो डिबेट्स होते हैं वो अपलोड हो जाते हैं, यूट्यूब्स पे भी इस तरह की डिबेट्स अपलोड हो जाते हैं। और आप प्लीज़ इस तरह की जो फालतू के टेलीविज़न है जो आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं वो आप ना देखें, क्योंकि अगर आप इस तरह से देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में गंदगी आ जाएगी, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है। तो आपके ब्रेन वॉशिंग का काम जो है आप इन सरकार के नमूनों से मैं कहूँगी मत कराइए। सरकार के नमूने जो हैं, सरकार के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो आपको एक तरीके से परेशान कर रहे हैं और आपके दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हैं, जिससे आप अपने ही खुद के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों से बचिए, मैं तो आपसे यही कहूँगी। और देश को राष्ट्रवाद के नाम पर जो ये हाई क्लास एंकर जो है जो चिल्ला के जो गाली गलौज करके लोगों को बुलाते हैं और गाली गलौज करने वाले लोगों को बुलाते हैं, इस तरह के लोगों को आप अवॉइड करिए तो ज़्यादा बेटर होगा।
आप अर्नब गोस्वामी का लाइव डिबेट देखिए, जिसके लिए पब्लिक पागल होती है, क्योंकि सुशांत सिंह होता है। अब जब सुशांत सिंह का कोई केस ही निकल के नहीं आ रहा है, तो सारी गवर्नमेंट एजेंसीज और अर्नब गोस्वामी भी बेचारा सकते में है कि अब क्या करेंगे। अब तो कोई नया नौटंकी ढूंढनी पड़ेगी। तो फिर कंगना की नौटंकी आ गई। अब कंगना जो है बेचारी सारे चैनलों में घूमती रहेगी। तो इस तरह से चीज़ें निकल के आ रही है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा की इलेक्शन की तैयारियां बड़ी भारी जोर शोर में है। और इस तरह से जोरों शोरों में जो इलेक्शन की तैयारी है, थोड़े दिनों में वो सामने आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं मसाला एक तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया के पास में है। और मेन स्ट्रीम मीडिया के पास इतना मसाला है कि आपका पूरा दिन खराब करने के लिए काफ़ी है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में ये नहीं दिखाएंगे कि कहाँ कितने सैनिक मर गए, संडे को झड़प में कितने सैनिक मर गए। वो तो बोलेंगे एसएसएफ की टीम थी और बहुत अच्छी ट्रेन करी हुई टीम थी, उन्होंने झड़प की और चाइना को ये कर दिया, वो कर दिया। बोलेंगे वाह 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 वाह, कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है, कितना हाई क्लास का जो है मोदी सरकार का ट्रेनिंग सिस्टम है, कितनी हाई क्लास ट्रेनिंग मोदी सरकार देती है। एसएसएफ की टीम तो पहले से ही ट्रेंड रहती है। कोई आज ट्रेन किया जा रहा है उनको तो शुरू से ही ट्रेन किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ट्रेन किया जा रहा है, इंदिरा गांधी के टाइम से ट्रेन किया जा रहा है, सालों से ट्रेन किया जा रहा है। कारगिल वार में उन्होंने हिस्सा लिया था। क्या मोदी जी ने ही उनको ट्रेन किया है? क्या मोदी जी की ट्रेनिंग के बिना काम नहीं हो सकता था? ऐसा नहीं है। सेना शुरू से ही हमारी बहुत अच्छी रही है और सेना हमेशा ही अपना शौर्य का परिचय देती है, अपनी ताकत का, अपनी हिम्मत का परिचय देती है। हमारे यहाँ पर, हमारे देश में जो डेडिकेशन की भावना है, हमारे देश के लिए मर मिटने की भावना है हमारे सोल्जर्स में, उसको सल्यूट करने की ज़रूरत है। ना कि मोदी जी को सल्यूट करने की ज़रूरत है, ना ही अमित शाह को सल्यूट करने की ज़रूरत है, ना ही रक्षा मंत्री को इतना सल्यूट करने की ज़रूरत है जितना हम लोग लगातार सुर्खियों में ये बने हुए हैं। कोई भी सोल्जर्स की बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी सोल्जर्स की बात समझने को तैयार नहीं है। सोल्जर्स चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, उनके बजट कम कर दिए जाते हैं, उनका खाना जो है बुरी क्वालिटी का दे दिया जाता है, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद में मोहम्मद जुबैर जो है, जो आल्ट न्यूज़ के को फाउंडर है, मोहम्मद जुबैर जो गलत न्यूज़, जो मोदी सरकार की जो फर्जीवाड़े वाली न्यूज़ है, उनको फिल्टर करने का काम किया करते थे, उन पर भी एक एफआईआर लगा दी गई है। मतलब देखिए, कंगना रनावत जैसी बेवकूफ़ को तो Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है, लेकिन मोहम्मद जुबैर करके जो इतने बड़े को फाउंडर है, इतने बड़े चैनल के ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर है, तो उनको बेचारे पे एफआईआर लगा दी गई है। उन पे बेचारों पे मतलब ऑनेस्टी और बुद्धिमानी की कीमत देखिए। आप अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप तमाशबीन नहीं है, आप अगर तमाशा नहीं करते हैं, तो आपकी वैल्यू जो है वो इतनी है कि आपको जेल में बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आप तमाशा कर सकते हैं, आप पार्टी के कोई फेस बन सकते हैं, कहीं को किसी को POK बोल सकते हैं, कहीं पर आप किसी लड़की पे आप किसी के कत्ल का और ड्रगिस्ट होने का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तब तो आपकी अर्नब गोस्वामी की तरह आपकी बड़ी बड़ी मतलब आपके बड़े बड़े चैनल्स जो है नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे और आप जो है देशभक्त कहलाओगे और पूछता है भारत और ये फलाना ढिमकाना। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आप तमाशबीन नहीं हैं, आप अगर आपके अंदर वो एक बुद्धिमानी का कीड़ा है और आप अगर चीज़ों को एक तरीके से देख पाते हैं, आप अगर चीज़ों को एनालिटिकल तरीके से समझने की और जानने की क्षमता रखते हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का रास्ता है। क्योंकि अगर आप पिट्ठू नहीं बन सकते, अगर आप दूसरों के इशारे पे नहीं नाच सकते, आप बेवकूफ़ नहीं हैं, तो फिर मुश्किल है। जैसे मोहम्मद जुबैर साहब के साथ में हुआ है, वो एक बहुत ही समझदार, बुद्धिमानी, ऑनेस्ट आदमी थे, जो ये हेट स्पीचेस जो भी ये बीजेपी के नेता देते हैं, और जो भी और भी नेता जो उल्टी पुल्टी खबरें, झूठी खबरें, इनको फिल्टर करने का काम करते थे, इन पे जो है बुरी तरह से एफआईआर लगा दी गई है और इनको अब शायद जेल में भी डाल दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जीत होगी एक मोदी सरकार के लिए, ताकि उनकी चीज़ों को, उनकी न्यूज़ को कोई फिल्टर भी नहीं करेगा। जो उल्टी पुल्टी खबरें छपानी है, चलानी है, चलाते रहो। जैसे संबित पात्रा चिल्लाता है आके न्यूज़ चैनल में, कुछ भी अनाप शनाप बकते रहता है, भले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चाहे ना हो, उनकी रेटिंग ज़रूर 5 ट्रिलियन हो गई होगी। चिल्ला चिल्ला के झूठी खबरें बोल बोल के खुद की रेटिंग ज़रूर 5 ट्रिलियन की हो गई होगी। खैर, छोटे छोटे बच्चों की केयर नहीं है। कंगना रनावत को Y+ सिक्योरिटी मिल गई है। मैं बार बार कहूँगी, ये बहुत ही दुख की बात है। मोहम्मद जुबैर साहब की सिक्योरिटी नहीं है, जो इतने आला और बुद्धिमान पत्रकार हैं, लेकिन डेफिनेटली ये लोग
पशुओं के लिए आधार कार्ड बनाने में लगे हुए हैं हमारे देश की जनता। पशुओं के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए लगे हुए हैं, मतलब किसानों को भी नहीं छोड़ेंगे। और किसान अगर खेत में मकान बना के रहता है तो भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है सरकार को। किसान खेत में मकान नहीं बना सकते अब, जो भी बेचारे छोटी मोटी झुग्गी बना के थोड़ा छाया में रहते हैं, शायद वो भी सरकार को प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी नहीं कर पाएंगे। मोदी सरकार ने 6 साल तक क्या किया? सिर्फ नेहरू जी को क्रिटिसाइज किया है। नेहरू जी को क्रिटिसाइज करिए और अमीरों का मुनाफा बढ़ाइए, अमीरों की जेब में पैसे डालिए, उद्योगपतियों की जेब में पैसे डालिए और जनता के खर्चों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जनता तो एक्ट ऑफ गॉड है। तो जनता जो है देख लेगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, जो भी होना है हो जाएगी। और देखते हैं जनता का क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल आप पूरा फोकस जो है कंगना रणावत पे और मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, और सुशांत सिंह पे और रिया चक्रवर्ती पे पूरा फोकस है। देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, मोदी सरकार को कोई लेना देना नहीं है। और हर कोई जो है वो अपनी झंडी दिखाने में लगा हुआ है। देश की झंडी जो है वो साइड में रख दी है। देश का झंडा जो है हमारा तिरंगा रिस्पेक्टफुली साइड में रख दिया गया है। देश का झंडा कोई लेने को तैयार नहीं है। सबने अपना या तो बीजेपी का झंडा ले लिया है या खुद की जो है वाहवाही कराने के, खुद का मीडिया में वाहवाही कराने का झंडा जो है लोगों ने ले लिया है। तो इसी तरह की चीज़ें सामने निकल के आ रही है कि क्या है, मतलब पब्लिक का जो पैसा है वो सिर्फ अमीरों के ऊपर या Y+ सिक्योरिटीज़ के ऊपर, या अमीरों का पैसा जो है सरकार के हाई क्लास जो नेता हैं उनकी पेंशनों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, इन्हीं तरीके से पब्लिक का पैसा जो है बुरी तरीके से बिकॉज अनथिंकेबली खर्चा किया जा रहा है। और हमारा पैसा बहुत बुरी तरह खर्चा किया जा रहा है और हमें ही जो है आपातकाल में कोई फैसिलिटी या रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो एक तरीके से समझ लो अन्याय की सिचुएशन है, अन्याय का माहौल चल रहा है। मतलब हमारा ही पैसा ले लिया जाएगा और हमें ही जो है बेइज्जत करके और एक भीख मंगों की तरह एक हालत कर दी जाएगी। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और राष्ट्रवाद के नाम पे बहुत सारे एंकर, बहुत सारे टीवी मीडिया वाले, बहुत सारे नेता जो है राष्ट्रवाद का गेम खेल रहे हैं जनता के साथ में। राष्ट्रवाद के नाम पे बहुत सारे लोग जो है अपनी जेबें भर रहे हैं। इंडियन चाइना सिचुएशन आप देख रहे हैं। पेंगोंग लेक के साउथ साइड में चाइना ने अपनी ट्रूप्स लगा दी है। पेंगोंग लेक के साउथ साइड में लेह लद्दाख, जो पूर्वी इलाके लेह लद्दाख, उसमें और पूरी वार की स्टेट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रवाद 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 सब जगह पर चल रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पर क्या क्या नहीं चल रहा है। बीजेपी सरकार दूसरी बार बहुमत से आ गई राष्ट्रवाद के नाम पे, और पब्लिक को जैसे ही राष्ट्रवाद का नाम आता है, हमारे देश की इमोशनल पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है राष्ट्रवाद के नाम पे। कंगना रनावत भी बहुत बार राष्ट्रवाद का नाम ले चुकी है और राष्ट्रवाद का नाम लेने से बेरोजगारी की समस्या सॉल्व नहीं होती। शायद ये जाके कोई बीजेपी सरकार के अधिकारियों को या नेताओं को जाके बताए कि राष्ट्रवाद का नाम लेने मात्र से प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ाई हुई है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, जो हम सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी आगे निकल चुकी हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है जिसको संभल पाना जिसका बहुत मुश्किल है। जीडीपी का ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है। और नेपाल ने भी भारतीय सेना की निगरानी के लिए नेपाल ने भी लिपुलेख में अपने सैनिक पहुंचा दिए हैं। और जो नेपाल की पुलिस फोर्स है, नेपाल की पुलिस फोर्स की 44वीं बटालियन जो है वो अभी भारतीय सेना की सीमाओं की रक्षा करेगी, कहीं भारत जो है घुसपैठ ना कर दे। और चीन की मदद इस तरह से नेपाल कर रहा है। मतलब नेपाल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, नेपाल भी हमारा दोस्त बनने का नाम नहीं ले रहा है। बाकी की तो बात ही छोड़ दो, नेपाल भी हमसे मतलब अब दबने वाला नहीं है। इतने बुरे दिन हमारी देश की राजनीति की आ गई, हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, रोजगार की देख रहे हैं। अब राजनीतिक तौर पर भी हम इतने गिर चुके हैं कि नेपाल जैसा देश भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं, नेपाल जैसा देश भी हमें समझने को सुनने को तैयार नहीं है। हमारे लिए कोई उसके दिल में जगह नहीं है। और ऐसा लगता है कि नेपाल जो है वो अब कुछ ना कुछ जो है नया चेंज उसके अंदर जो आ गया, उससे कुछ ना कुछ स्टेप्स उठा के भारत को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में बैठा हुआ है। खैर, उसके बाद में हम देखते हैं कि इंडिया ने जो 118 ऐप फिर से बैन कर दिए हैं, तो टोटल मिला के हमने 224 चाइनीज ऐप्स को बंद कर दिया है, जिसको लेके ट्रम्प साहब ने बहुत ज़्यादा स्वागत किया है। वो तो खैर मदद के लिए भी काफ़ी बार सामने आए कि अगर आपकी
आपके देश की इस तरह की हालत है और आपके देश में इस तरह से परिस्थितियां हैं, तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं मदद करूँगा। मैं मध्यस्थता करता हूँ बीच में, इंडिया चाइना के बीच में मैं मैडलिंग करता हूँ और बीच में मैं हस्तक्षेप करूंगा, बातचीत करूंगा। लेकिन मोदी जी ने भी मना कर दिया। अब तो सुनने में आया चाइना ने भी मना कर दिया कि हमें किसी के बीच में मीडिएटर की ज़रूरत हमें नहीं है। ऐसा चाइना ने भी शायद मना कर दिया है। कल सुनने में आ रही है खबरें कि चाइना ने भी मना कर दिया है। और पबजी को भी हमने बैन कर ही दिया 2 दिन पहले। अब अमेरिका भी पबजी को बैन करने जा रहा है आज से। तो ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। जो पूरी तरह से चाइना का पबजी का बिजनेस है, 22,000 करोड़ का, 22,000 या 24,000 करोड़ का जो पबजी का बिजनेस है चाइना का, वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा, जो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है। और एक उम्मीद की लहर है कि कहीं चाइना सुधरे, लेकिन कम है उम्मीद, चाइना सुधरता नहीं है। और जो हमारे रक्षा मंत्री है वो रूस की 3 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं, एससीओ की बैठक में गए हुए हैं। देखते हैं, बैठक के बाद उन्होंने बताया कि बैठक में उनका रुख बहुत सख्त था और उन्होंने बैठक में बताया है कि हमसे पंगा मत लीजिए और फलाना। और उन्होंने काफ़ी सारा, मतलब अभी जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जो बात की मैंने आपसे, एसएसएफ की जो बात की, एसएसएफ की उन्होंने दुहाई दी। और रूस से हमें S-400 की भी खेप लेनी है, बहुत बड़ी खेप लेनी है, S-400 मिसाइल्स की बहुत बड़ी खेप हमें 221 के अंत तक लेनी है, उसके बारे में बात की। और उन्होंने काफ़ी अपनी पावर्स दिखाई राजनाथ सिंह ने, और राजनाथ सिंह जी ने काफ़ी जो है अपना दबदबा दिखाया चाइना पे और पाकिस्तान पे, क्योंकि रूस में चाइनीज़ और पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी आए हुए थे, रक्षा मंत्री भी आए हुए थे। लेकिन शायद फ़र्क ना पड़े, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि जो भी रवैया हो चाइना को फ़र्क नहीं पड़ता है। और चाइना जो है कुछ भी सुनने समझने के हालात में नहीं है। और पाकिस्तान क्योंकि चमचा बना हुआ है और कटोरा लेके बार बार चाइना के पास उसको जाना पड़ता है, तो वो भी हमारी बात सुनने समझने को शायद तैयार नहीं होगा। तो पाकिस्तान और चाइना जो है दोनों ही अपने अपने फ्रंट में जमे हुए हैं, अपनी अपनी ज़िद पे जमे हुए हैं। और इन लोगों को समझाना जो है एक तरीके की बेवकूफ़ी होगी अगर आप चाइना को और पाकिस्तान को समझा रहे हैं। फिर भी राजनाथ सिंह जी गए हैं, 3 दिन के मॉस्को दौरे पे गए हुए हैं। अब रुख तो रख सकता था, देखते हैं राजनाथ सिंह जी के सख्त रवैये का क्या चीन पे असर पड़ता है। और कल नई न्यूज़ क्या आती है चीन की, वो तो पता चल ही जाएगा। जब चीन की न्यूज़ सामने आएगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नौटंकी चलने वाली है, सब कुछ पता चल जाता है। खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात होगी कि अगर चाइना हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, पाकिस्तान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, नेपाल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी देश हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, रशिया जो भी हमें हथियार दे रहा है, ऐसी कंडीशन में हमें किससे मदद जाके मांगनी पड़ेगी और हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। सरकार एक खुल के सामने नहीं आ रही है, चाइना के बारे में बात नहीं कर रही है। और हमारे देश में जो है एक तरीके से मातम का माहौल एक तरीके से बना हुआ है, छाया हुआ है। और मीडिया अपना एक अलग तांडव करने में लगी हुई है। तो ऐसे में देश का क्या होगा, ये बहुत ही सोचने की बात है, ये बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है। इसीलिए रघुराम राजन जी ने आज देश को सचेत किया है। कई सारे विद्वानों ने, कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने कोशिश की है हमेशा सरकार को समझाने की, जताने की, वॉर्न करने की। राहुल गांधी भी लगातार यही कर रहे हैं, सुरजेवाला जी भी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी लगातार यही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं पर भी सरकार या ब्यूरोक्रेट्स मानने को तैयार नहीं है और समझने को, चीज़ों को तैयार नहीं है। और वो इसी तरह का जो है एक इग्नोरेंट वाला, एक सेल्फ प्रेज वाला एटीट्यूड धारण करके बैठे हुए हैं।